बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे के प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद बारू। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत हाजिर हैं वो किसी तारीफ की महताज नहीं, मेरी मराद बाजी मियाँ यासर साहिब हैं। आज हमने इनसे इनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं बाजी असलम का खून हूँ, इंशाअल्लाह मैं बाजी असलम का खून हूँ, इंशाअल्लाह मैं बाजी असलम का खून हूँ। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मुझे कुछ और समझते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं बाजी असलम का खून हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपका और तमाम जो मेरे लोग हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज किसी न किसी स्टेज पे जाके उनकी जो मुश्किलात हैं, जो मुद्दे हैं वो रख पाऊँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी प्यार जो मिला ना, उसके लिए सबसे शुक्रिया कहूँगा। जी भाई साहब, आपने एक सोशल मीडिया पे एक आपने वीडियो अपलोड की जिसमें आपने कहा कि मैं बाजी असलम का खून हूँ, मैं बाजी असलम का खून हूँ, मैं बाजी असलम का खून हूँ। तो ये कैसे कहा? सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा वो कानून के दायरे में रह के करूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि एक मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज़ होती है उसका देश। मैंने बाजी असलम का खून कहा, मैंने ओपनली कहा कि मैं बाजी असलम का खून हूँ। मेरे ये कहने की वजह जो है ये भी मैं बता देता हूँ, शायद किसी को भी मीन्स कंसेप्ट है ना, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा जो ख़ानदान है खिज़िया ख़ानदान के नाम से जाना जाता है। हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है वो माइग्रेटेड, जैसे कि मेरे दादा के वाल साहब परदादा भाई इस्माइल साहब कंडे वाले जो माई थे, उनके हस्बैंड जो कंडे वाले बाबा, वो और 3 लोग पाकिस्तान से आए। आने के बाद उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद था दीन को लेके, यहाँ पे दीन की तबलीग को लेके यहाँ आए। तो आने के बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों का, जो यहाँ के लोग थे, जहाँ जो एजुकेशन कट हो चुकी थी, उस पर उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा, अपना जो किरदार है वो निभाया। और बाजी असलम का खून मैंने इसलिए कहा कि 2005 या 7 से कंटिन्यू जो मेरे दादा के यहाँ उर्स होता है, उसमें मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रखते हैं। अपनी जेब से पैसा दे के उलमा को बुलाते हैं, और उनका बुलाने का ये मकसद है, दिखावा तो होना नहीं चाहिए। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नाम रख रहे हैं तो इसका मतलब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ वो नेगेटिव नहीं है, वो दिल के साफ हैं, वो किसी के लिए गलत नहीं सोचते। उन्होंने हर इंसान पे यकीन किया और हर इंसान ने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बाजी असलम का खून मैंने इसलिए भी कहा कि मेरे अंदर जज्बात हैं, मैं अपनी गरीब आवाम के साथ खड़ा रहूं, उनकी मुश्किलों को दिन ब दिन जो है, जो भी आई नहीं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके सामने ला सकूं ताकि उसके कुछ ना कुछ हल किए जाए। बाजी असलम के पास कोई भी गरीब आया, जहां तक उसकी पहुंच थी, कभी किसी को थाने में रात नहीं रहने दी, पुलिस स्टेशन में। इसकी दुनिया गवाह है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाजी असलम साहब के जो काम है, कारगुजारियां हैं, उसकी आप क्या मतलब जो भी सुन रहे हो वो सब इस चीज के गवाह हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं बाजी असलम का खून हूं, और इंशाअल्लाहुल अजीज में अपनी आखिरी सांस तक, इससे पहले भी मैंने गरीब आवाम के लिए बोला है, इसके बाद भी इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। और मेरा जो एक मेन मकसद है ना, वो मैं आपके जरिए से रखना चाहूंगा कि जो हमारी नाकामी है, जो हमारा देश टूट रहा है, जो दिन ब दिन नफरतें बढ़ रही हैं, जो दिन ब दिन खून रेजी हो रही है, तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। भाई साहब, आपने कहा कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। गरीबों के बच्चे इस वक्त जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं 2 साल से कोविड की वजह से। तो ना उनकी क्लासेस हैं। 2nd स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है तो वो 2nd की बुक्स नहीं पढ़ सकता है। तो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जैसे भी हो, या अमीर का बच्चा है वो कहीं ना कहीं किसी तरह स्कूल से लिंक होता है। बट गरीब का बच्चा है वो तो माल के साथ होता है। खासकर हमारे पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज एरिया में आपने देखा होगा खुद ही। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? इस चीज पे मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा कि हमारे जो हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, कितने साल उन्होंने हुकूमत की आपको पता है। जब आज़ादी की जंग लड़ी गई तो वहाँ पे सिर्फ इंसानियत को तरजीह दी गई थी, ना ही वहाँ पे कोई हिंदू था, ना ही मुस्लिम था, ना ही कुछ। उसकी वजह यह थी कि प्रॉपर एजुकेशन थी।
अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जैसे आपने बात की एजुकेशन को लेके, सबसे मेन मुद्दा मेरा यही है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सबसे पहले, और उस पर प्रॉपर एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए, कोई भी फील्ड है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी मतलब रास्ता, जैसे रूरल डेवलपमेंट है, कुछ भी है, वो सारे के सारे रूट निकलते हैं एजुकेशन से। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बजाय के इंजीनियर, बजाय के डॉक्टर, बजाय के पॉलिटिशियंस, बजाय के इन पे खर्चा करने से अगर तालीम पे, इल्म पे खर्चा होता तो आज ये नौबत आती ही ना। एक चीज इसमें पहले ही अमीरों और गरीबों के बच्चे में फर्क कर दिया गया। कैसे? गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे जो टीचर आ रहा है 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, उनके बच्चे ना अच्छे से अच्छी स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं। अगर बिगाड़ नहीं आएगा, नुकसान नहीं होगा, तो क्या है कि अगर तुम किसी का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा तुम्हारे सामने पढ़ रहा है, जिसके पास एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं होता, तो आप उसकी जो सैलरी आप ले रहे हो, अपने बच्चों को आप किसी मुकाम पे देखना चाहते हो, सक्सेस देखना चाहते हो, और गरीब के बच्चों को रौंद के, उनका खून चूस के, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसकी नजर में सब बराबर हैं। एक खून, एक जो भी मेरे अल्लाह ने दिया, हर इंसान को एक जैसा दिया। गरीब को कुचला गया। आज सबसे बड़ी वजह बन चुकी है हमारे हिंदुस्तान की, हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है इस चीज पे। जितने भी उन्होंने प्लान लाए वो फेल हो चुके हैं। किस चीज को लेके? डेवलपमेंट को लेके फेल हो चुके हैं। क्यों? डेवलपमेंट जो उन्होंने की, हिंदुस्तान में हमेशा पैसे को तरजीह देगी, ऊंचे रुतबों को तरजीह देगी, उसके बाद जो सफारशी लोग होते हैं, जो नामी लोग होते हैं, उनको तरजीह देगी, इंसानियत को और गरीब को तरजीह नहीं देगी। गरीब को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, हमेशा रौंदा गया है मेरे इलाके में लोगों को। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये भी रहती है। मैं आवाम से भी एक चीज दरख्वास्त करता हूँ कि देखिएगा, मैं जनाब, आपने भी सुनता, दुनिया सुन रही है कि मैंने शुरू से गरीब लोगों के हक में आवाज बुलंद की है। हर मुद्दे को लेकर लोग कहते हैं मैंने किया है, तो बस्तगफार करने वाला रब्बुल इज्जत है। मैं हर मुद्दे पे बोलूंगा, लेकिन अगर लोग ही मुझे उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन या फिर वो मेरी सपोर्ट ना करे, तो मैं अकेला कहां तक कामयाबी ला पाऊंगा। बेशक आपने कहा कि जिस तरह के स्कूल के जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को उनकी तरफ कोई भी तरजीह नहीं दी गई है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिएगा तरजीह, यही दोबारा मैं वही बात करूंगा कि ऐसे लोग हैं। हमारी एक पर्सनैलिटी है वकार सर, एम के वकार सर, वो बकरवाल तबके से ताल्लुक रखते हैं। उनकी एजुकेशन हुई, वो चीड़ के बोलते हैं ना, वो जीगन वगैरह, उसके दिए जला के उन्होंने एजुकेशन की। तो वो एक इंसान पहुंचा, इवन के नेशनल टीवी पे उसके ड्रामे डायरेक्ट हुए, इतने बड़े स्कॉलर हैं। तो अगर उस कौम से दूसरे लोगों को भी ये मौका दिया हो गया होता ना, गोजरी के प्रेमचंद कहा जाता उन्हें, हाँ जी, तो आज हमारा हर एक नौजवान उनके साथ खड़ा होता। लेकिन मैंने एक चीज सोची है, जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने वाल साहब का नाम जो है पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे मैंने हर डिपार्टमेंट पे वेरिफिकेशन का भी बिठाने की कोशिश की, सब कुछ करना चाहा, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। इसलिए क्योंकि जो सोच मेरी थी, जो बदलाव मैं ला सकता था, वो सोच अल्लाह ने किसी और को नहीं दी शायद। तो अब मैंने खुद अपने बलबूते पे एक चीज मैं करने जा रहा हूं कि जिससे डायरेक्ट मैं गरीब लोगों के बच्चों की स्कूलिंग कर सकूं, गरीब लोगों का जो हेल्थ का मतलब जाने जा रही हैं या जेनेरिक मेडिसिन है, उन तक ऑन स्पॉट हेल्प कैसे पहुंचाऊं, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को लेके जो है उन तक। तो उसके लिए मैंने एक चीज सोची थी, और जिसको मैं इंशाअल्लाह वजूद में लाने वाला हूं विद इन डेज, कि मैं कुछ ऐसे ट्रस्ट बनाने जा रहा हूं, कुछ ऐसे इस तरीके से कि एक ट्रस्ट में बनाऊंगा जो उसमें मैं एजुकेशन के लिहाज से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एजुकेशन के लिहाज से एजुकेशन भी हाई लेवल की रखते हैं और साथ साथ में एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उन लोगों को जोड़ूंगा एक ट्रस्ट के साथ, जिसमें सिर्फ हमें एजुकेशन को देखा जाएगा। हम वो सर्वे करेंगे इंशाअल्लाह कि कहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो उस ट्रस्ट में जो पैसा आएगा, जो डोनेशन होगी, तो वो सीधी उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं जो करूंगा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक करूंगा, उसमें से जो पैसा हमें मिलेगा, उसमें से मैं क्या, मेरी टीम का कोई भी इंसान जो है वो अपना जात पे एक पैसा भी नहीं लगाएगा।
तो मेरी ये सोच है, इसमें मुझे आप सब लोगों का ताउन कब तक होगा भाई साहब? ये मैं विद इन डेज में कह रहा हूँ कि मैं 2 या 4 दिन के अंदर इस चीज को वजूद में लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को जो उनके लिए जो वजूद में लेके आ रहा हूँ। देखिएगा मेरे भाईजान कि हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो एक मेडिसिन जो होती है, हॉस्पिटल को लेके मैं बात करता हूँ तो 2 टाइप की मेडिसिन आती है। एक स्टैंडर्ड होती है, जेर्निक होती है। जेर्निक का साफ माना सस्ती दवाई और इतना ज्यादा असर नहीं होता। वो इंडिया में अप्रूव इसलिए की गई, इसलिए इसको परमिट किया गया, इसलिए कि ये दवाई सस्ते में बनती है, हर गरीब तक ये दवाई पहुंचे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी बिजनेस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बन चुका है। अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी इंसान को हमें किसी पे यकीन है कि हमारी सेहत थोड़ी सी ठीक हो सकती है तो जिंदगी मौत उसके हाथ में। वो एक ये जो प्लेटफॉर्म है, जो एक ये प्रोफेशन है हॉस्पिटल का ये। लेकिन हमारे डॉक्टरों ने एज अ पेशेंट को पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त में पेशेंट्स को एज अ कस्टमर ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे 200 रुपए में बंदा ठीक हो सकता है, डॉक्टर के पास आ रहे हैं, डॉक्टर कम से कम 10,000 के उन्हें टेस्ट लिख रहा है जो टोटली अननेसेसरीज है। उनको अल्ट्रासाउंड लिख रहे हैं, उनको उसके बाद जो वो एनजीओ क्या बोलते हैं उसका स्टमक वगैरह लीवर के लिए वो सब किया गया। लेकिन हकीकत में इलाज जो होता है उनको भी पता होता है, जो एक टेबलेट उसमें होती है उससे इलाज होता है। तो मैं दरख्वास्त है कि सबसे पहली चीज के जेर्निक मेडिसिन जिनका 20 से 30 रुपए बजट रहता है उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे। अगर उसको मार्केट में उतारना है तो अगर उसके 20 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है तो उस पर प्रिंट रेट जो है वो 31 होना चाहिए या 30 होना चाहिए और उस पर 300 या 400 का नहीं होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है और इसके लिए मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी अप्रोच है, जिनकी ताकत है, सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ के मामले पे सबसे पहले तवज्जो दी जाए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। भाई साहब हम भी इंशाल्लाह देखते हैं कि आप कौन सा बदलाव लाते हैं। इंशाल्लाह चंद एक दिनों में, आपने कहा कि 4 या 5 दिन में इंशाल्लाह हम इस तरह का डिसीजन है जो वो लेने वाले हैं कि एजुकेशन को लेकर। हम भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे गरीब लोग हैं, अब वो शायद इस तरह का सोचेंगे हाँ कोई ना कोई इंशाल्लाह बदलाव लाने वाला है। बने रहे JK प्रेस मीडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।